गाइस व्हाट्सअप, दिस इज़ आर प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम एट एजुकेटर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ कक्षा 6 का अंतिम अध्याय है 8वां, जिसका नाम है भूगोल का भारत की क्या है जलवायु, वनस्पति तथा वन प्राणी। शुरू करते हैं। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर भी देखते हैं अथवा दूसरों से इस संबंध में बातें करते हुए भी सुनते हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है और कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। और आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत बड़े दिनों तक मौसम गर्म रहता है और तब आपको उन वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती और आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। और इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है और ठंडी तथा तेज हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीज़ें जो हैं खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं और दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम यानी सर्दी और मार्च से मई तक गर्म मौसम यानी गर्मी। जून से सितंबर तक दक्षिणी पश्चिम मानसून का मौसम यानी वर्षा होती है और अक्टूबर से नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम यानी शरद होती है। शीत ऋतु। ठंडे मौसम में सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का जो तापमान है वो कम हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु। गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं और तापमान बहुत अधिक हो जाता है। और दिन के समय क्या होता है, गर्म तथा एवं जो शुष्क पवन है, हवा है, वो बहती है, जिसे लू कहते हैं या लू कहा जाता है। आगे आओ खेलें। हमारे देश के सभी भागों में लोग अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले फलों के ठंडे पेय, जिसे शरबत कहा जाता है, उसका सेवन करते हैं यानी उसको पीते हैं। और ये जो पेय पदार्थ होते हैं वो प्यास को बुझाने के सबसे अच्छे साधन हैं तथा लू के दुष्प्रभावों से हमें हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। क्या आपने कभी आम, बेल, नींबू, इमली, तरबूज तथा दही का शरबत जैसे छाछ, मट्ठा, मोरी इत्यादि पिया है? तो बहुत से लोग हैं जैसे केला तथा आम के मिल्क शेक भी बनाते हैं। दूसरा, गर्मी के बाद पहली वर्षा में आनंद प्रदान करती है और हमारी सभी भाषाओं में वर्षा का पर गीत भी है और वे सुनने में अच्छे लगते हैं तथा हमें आनंदित करते हैं यानी एंजॉय करते हैं। और वर्षा के 2 गानों को याद करें तथा एक साथ मिलाकर गाएं। वर्षा पर 5 कविताओं को इकट्ठा करें तथा लिखें। तो विभिन्न भाषाओं में वर्षा के नामों की जानकारी अपने मित्रों, पड़ोसियों तथा परिवारों के सदस्यों से प्राप्त करें। उदाहरण के लिए जैसे हिंदी में वर्षा, उर्दू में बारिश, मराठी में पाउस और बंगाली उसमें वर्षा। तो आगे दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के स्थल की ओर बहती है और ये अपने साथ नमी भी लाती है। और जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। मानसून के लौटने का समय या फिर शरद ऋतु। इस समय पवन जो स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है और यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। और भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षा में मापी गई जो मौसम की औसत दशा होती है उसी को जलवायु कहते हैं। भारत की जो जलवायु है वो मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। और मानसून शब्द अरबी भाषा में मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसून पवन होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है और अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। अगर किसी मानसून वर्षा कम हो या नहीं हो तो क्या हो? अगर मतलब किसी वर्ष में, तो सही उत्तर पर चिन्ह करें। फसल प्रभावित होगी या नहीं होगी, कुएं के पानी का स्तर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और गर्मी का मौसम लंबा होगा या छोटा होगा। आगे आओ कुछ सीखें। भारत के मानचित्र पर इस पैराग्राफ में दिए गए स्थानों को चिन्हित करें। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उचावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जो जलवायु है उसमें क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू तथा कश्मीर के जो द्रास है एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई है, कोलकाता है, उसकी जो जलवायु मध्यम है और वे न ही अधिक गर्म होते हैं और न ही अधिक ठंडे। और समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र यानी नमी वाले होते हैं। और विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला मेघालय में स्थित और मौसिनराम में होती है।
सब, जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। आगे, प्राकृतिक वनस्पति। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। और कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, जिनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल, घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उबजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि एक दूसरे के लिए किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं और इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और भारत की जो वनस्पतियाँ हैं उनको 5 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, तीसरा है कटीली झाड़ियाँ, चौथा है पर्वतीय वनस्पति और पांचवा है मैंग्रोव वन। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, तो जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा बहुत अधिक होती है और ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता। और वृक्षों की अनेक प्रजातियां इन वनों में पाई जाती हैं। और ये जो वन होते हैं वर्षा के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। फलते क्या है, वे हमसे हमेशा क्या होता है, हरे भरे दिखाई देते हैं और उन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिमी घाट की संकरी पट्टी में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष मोहागनी, एबोनी और रोजवुड हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं और इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और वर्षा के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। और इन वनों में पाए जाने वाले जो महत्वपूर्ण पेड़ हैं वो साल, सागौन, पीपल, नीम, शीशम। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। तो चित्र 8.2 में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन दिखाए गए हैं। आगे, कटीली झाड़ियाँ। इस प्रकार की वनस्पति देश के शुष्क भागों में पाए जाती हैं और जो पानी है उसकी क्षति को कम करने के लिए इनकी जो पत्तियाँ उसमें बड़े बड़े कांटे होते हैं। इनके महत्वपूर्ण वृक्ष हैं कैक्टस, खेर, बबूल, कीकर इत्यादि। और ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों तथा एवं गुजरात में पाए जाते हैं। तो चित्र 8.3 में कटीली झाड़ियाँ दिखाई गई हैं। आगे, पर्वतीय वनस्पति। तो पर्वत में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है। और समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर तक की जो ऊंचाई है उसके बीच पेड़ों का जो आकार होता है वो शंकु के जैसा होता है, शंकु आकार होते हैं। और ये जो पौधे होते हैं वो शंकुधारी वृक्ष कहलाते हैं, मतलब नुकीले होते हैं ऊपर से। और इन वृक्षों के महत्वपूर्ण वृक्ष जो हैं वो क्या है, चीड़ है, पाइन है और तथा देवदार है। तो चित्र 8.4 में पर्वतीय वन दिखाए गए हैं। आगे, मैंग्रोव वन। ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं और ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों की जो महत्वपूर्ण प्रजाति है और इस प्रजाति के नाम पर क्षेत्र का नाम सुंदरवन पड़ा है। अब हमें क्या है, वनों की आवश्यकता क्यों है? तो वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं और ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। और पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को बांध कर रखती है तथा इस प्रकार में वे वनस्पति के अपरदन को रोकते हैं। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटी, लाख, शहद और गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन जो है वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियाँ समाप्त हो गई हैं और हमें अधिक पेड़ लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। और हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। अब लीला के माता पिता ने उसके जन्म पर नीम के एक पौधे को रोपा और प्रत्येक जन्मदिन पर उन्होंने अलग अलग पौधों को रोपा और इनको हमेशा पानी से सींचा जाता है तथा अत्यधिक गर्मी, सर्दी तथा जानवरों से बचाया जाता है। बच्चे भी यह ध्यान रखते हैं कि कोई उन्हें नुकसान न पहुंच पाए। और जब लीला
20 वर्ष की हुई तब 21 सुंदर वृक्ष उसके घर के चारों ओर खड़े थे और चिड़ियाओं ने उन पर अपना घोंसला बना लिया था और फूल खिलते थे। तितलियाँ उनके चारों ओर मंडराती थी और बच्चों ने उनके फलों का आनंद लिया और उनकी जो शाखाओं हैं उन पर झूले तथा उनकी छाया में खेले थे। आगे क्या देखो चित्र दिखा रखा है 8.6 में वनों का उपयोग दिखाया गया है, तो ये हम यूज़ करते हैं, ये आपको पता ही है। तो आगे क्या है वन्य प्राणी। तो वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है और वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृप यानी सांप, उभयचर जो जल और पानी दोनों में रह सकते हैं, पक्षी जो हवाओं में, स्तनधारी जो बच्चे पैदा करते हैं, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। और बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है और यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। और गुजरात के जो गिर वन है उसमें एशियाई शेरों का निवास है और हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतर इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बतख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका राष्ट्रीय जो प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? और भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें कोबरा एवं करेत प्रमुख हैं। आगे हैं वनों के काटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की जो प्रजाति है वो तेजी से घट रही है। बहुत सी जो प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं और उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल जो आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। और क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं और आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंखों से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। और प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित करने के लिए जागरूकता लाई जा सके। आगे हैं शिकारी बाघों को क्यों मारते हैं हमारे वनों में, ये कुछ क्वेश्चन है जो आपने खुद पढ़ने हैं। आगे है प्रवासी पक्षी। कुछ पक्षी जैसे पेलिकन, साइबेरियन क्रेन, स्टोर्क, फ्लेमिंगो, पिनटेल, बतख, कर्लियू इत्यादि प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। और साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से दिसंबर के महीने में आते हैं तथा मार्च के आरंभ तक रहते हैं। तो ये दिखा रखा है स्टोक के प्रवासी पक्षी। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसके साथ ये बुक भी कंप्लीट हुई। और अगर ये वीडियो आपको इसमें कोई भी दिक्कत लगी तो आप प्लीज़ कमेंट करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो को जो बहुत जल्दी आने वाली है विद द नेक्स्ट चैप्टर। तो तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।